हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में एविडेंस एक्ट के बहुत से सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 112 112 की, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी की। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। जो 112 है वो किस चीज़ की बात करता है कि कोई भी बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है, इस क्वेश्चन के ही इर्द गिर्द ये सेक्शन 112 हमारा घूमेगा। देखो, कहा जाता है कि मैटरनिटी इज अ फैक्ट एंड पैटर्निटी इज अ मैटर ऑफ इन्फेरेंस एंड द सरमाइसेस। जब कभी हमें किसी भी बच्चे के किसी भी पैटर्निटी या मैटरनिटी की बात आती है, तो वहाँ हम ये एक फैक्चुअल नॉलेज है या एक फैक्ट है कि जब कभी माँ के रेफरेंस में कोई भी बात आएगी तो हम जानते हैं कि हाँ, इस बच्चे की माँ यही है। लेकिन जब कभी किसी उस बच्चे के फादर की बात आती है तो हम एक अनुमान, एक इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं कि हाँ, ये हो सकता है उसके कंडक्ट से या उसकी एक्टिविटीज से। तो सेक्शन जो 112 है उसमें दो चीज़ें कही गई हैं कि वो बच्चा कब लेजिटिमेट माना जाएगा। पहली चीज़ क्या है कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है या कोई भी ऐसा पर्सन है जो जन्म ले रहा है, कब? ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ दैट पर्सन। मतलब जब उनकी मैरिज कंटिन्यू थी किसी दो लोगों के बीच की, और उस टाइम कोई भी बच्चा अगर जन्म ले रहा तो ये माना जाएगा कि ये लेजिटिमेट सन है और उसका वो बाप होगा जिसके बीच में उसकी मदर और उस पर्सन की शादी हुई रहेगी। दूसरी चीज़ बात करता है कि जब मैरिज क्या हो गई है, डिजॉल्व हो गई है, लेकिन डिजॉल्व होने के 280 दिनों के भीतर में वो कोई भी बच्चा जन्म लेता है और जो उसकी माँ होती है वो अभी तक शादी फिर से नहीं की हुई है, रिमेनिंग अनमैरिड, वो अनमैरिड है अभी, तब इस सिचुएशन में भी ये माना जाएगा कि ये बच्चा उस पर्सन का लेजिटिमेट सन है। कब कब माना जाएगा? सबसे पहली कंडीशन है कि जब ड्यूरिंग द मैरिज ऑफ दैट पर्सन, मतलब जब उसकी मदर और उस पर्सन के बीच की जो शादी है वो कंटिन्यू में रही है और वो बच्चा जन्म लेता है तब। दूसरी सिचुएशन क्या है कि मैरिज डिजॉल्व हो चुकी है बट 280 दिनों के भीतर में वो बच्चा जन्म लेता है और उसकी माँ जो होती है अभी तक शादी नहीं की हुई है। तब इन दो सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि वो बच्चा जो है एक लेजिटिमेट सन है। किस पर्सन का? उस पर्सन के जिसके बीच उसकी शादी हुई है या जब डिजॉल्व भी हो गई है उसके बाद भी उस पर्सन का। देखो, जो इस सेक्शन को बनाने का जो इंटेंशन था लेजिस्लेचर का, वो एक मेन ये था कि जब कोई भी बच्चा जन्म ले तब उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हो, सोसाइटी में उसको हीन नज़र से नहीं देखा जाए कि ये एक मतलब इलेजिटिमेट सन भी वो है, चाइल्ड है या क्या है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि किसी भी चाइल्ड के फ्यूचर को बचाने के लिए इस सेक्शन को यहाँ रखा गया है और उसको लेजिटिमेसी देने के लिए बात कही गई। जो सेक्शन 112 है उसमें कुछ सारी बातें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि जो प्रिजम्पशन ड्रॉ हो रहा है या जब हम कभी कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हम ऐसे कौन से पॉइंट पर ये डिसाइड करेंगे कि किसका बच्चा है, तो वो टाइम होगा जिस टाइम बच्चे ने जन्म लिया है। वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि इतने दिनों से 280 दिन माना जाएगा या मैरिज डिजॉल्व मानी जाएगी, कंटिन्यूस मानी जाएगी। ये नहीं, ये ऐसा टाइम नहीं होगा कि जिस टाइम बच्चे ने कंसीव लिया या जिस टाइम बच्चे का कंसेप्शन हुआ इन द वोम ऑफ द मदर। क्या बात है कि जो टाइम है बर्थ का वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा किसी क्या कहना है, लेजिटिमेसी का। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कभी प्रिजम्पशन ये ड्रॉ होगा तो ये एक तरह से देखो इक्वल फोर्स पे होगा, चाहे बच्चा मैरिज के तुरंत बाद पैदा हुआ हो या फिर एक सफिशेंट टाइम में, लेकिन मतलब ये 280 दिनों के भीतर में वो पैदा हुआ हो या फिर जो कि एक बर्थ का टाइम है उसके बीच में पैदा हुआ हो। ये जो प्रिजम्पशन ड्रॉ हो रही है 112 में वो एक इक्वली फोर्स की ही होगी, चाहे बच्चा मैरिज के दूसरे दिन ही पैदा क्यों ना हो गया हो, तीसरे दिन, या फिर एक टाइम जो है बर्थ का उसमें। इसमें एक रेफरेंस में सेठू वर्सेस पलानी का केस आता है जो 1925 का है। इसका फैक्ट ये है केस का कि एक वोमेन होती है, वो एस नाम के व्यक्ति से अक्टूबर 1903 में शादी करती है। उसके बाद वो जून 1904 में उसको डिवोर्स देती है और साथ ही साथ जुलाई 1904 में दूसरे व्यक्ति जिसका नाम टी होता है उससे शादी करती है।
क्या होता है कि एस से वो 1903 में शादी करती है, अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद 1904 के जून में वो उसको डिवोर्स देती है और उसी साल 1904 में ही वो जुलाई में टी नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। सेम ईयर 1904 के सितंबर में एक बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है। अब यहाँ ये प्रिजम्पशन लगाई गई कि जो बच्चे ने जन्म लिया हुआ है ये किसका माना जाएगा, वो सेकंड पर्सन, मतलब वो टी का ही एक लेजिटिमेट सन माना जाएगा। यहाँ ये बात आ गई। अब क्या होता है कि जो यहाँ प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर रहे हैं या उसको हम कैसे डिस्प्रूव करेंगे किसी भी चीज़ को, तो जैसे जो मेन चीज़ है यहाँ किसी भी फैक्ट को डिस्प्रूव करने की, वो है नॉन एक्सेस। क्या है कि नॉन एक्सेस, यहाँ नॉन एक्सेस का मतलब ये है कि एक अपॉर्चुनिटी उन दोनों के बीच में कभी नहीं हुई, किस चीज़ की, सेक्सुअल इंटरकोर्स की। तो जो मेन प्रोविजन था क्या बात कर रहा है कि वो जो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज जब कभी कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो लेजिटिमेट माना जाएगा, या फिर 280 दिनों के भीतर जब मैरिज डिजॉल्व हो गई है और आपकी जो उसकी मदर है वो अनमैरिड है, तब वो लेजिटिमेट सन माना जाए, अनलेस कि ये प्रूव ना कर दे वो सामने वाला पर्सन कि नॉन एक्सेस है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे बीच में कभी हुआ ही नहीं, हमें कोई अभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली कि हम कभी एक साथ आ सकें। एक केस था चिल्लीकुरी वेंकट स्वरलू वर्सेस चिल्लीकुरी वेंकट नारायणा का केस था 1954 में। इसमें क्या होता है, हस्बैंड ने क्या किया कि वो ये बोलता है कि जो मेरी सेकंड वाइफ है मैं उसको एक दूसरी जगह सेपरेट रेजिडेंस प्रोवाइड किया हुआ है और मैं उसके घर कभी आता जाता नहीं हूँ, बट वाइफ जो है उसकी वो ये प्रूव कर देती है कि हाँ ये पर्सन आया है, ये विजिट करता था मेरे रेजिडेंस पे, और हस्बैंड बाद में उसे प्रूफ नहीं कर पाता है, तो जो बर्थ होती है किसी उस बच्चे की, वो क्या माना जाता है कि हाँ वो उसी का है, उसी का क्या है, वो लेजिटिमेट सन है उस फादर का। तो क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को यहाँ प्रूव करने की जो मेन बात आएगी वो किस चीज़ से, वो नॉन एक्सेस को प्रूव करना है यहाँ, कि हाँ आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, ये रही सारी। आप देखो अभी का जो टाइम है देखा जाए जहाँ की इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो वहाँ क्या ज़रूरी है कि हम नॉन एक्सेस, हम डीएनए टेस्ट से भी, या बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बच्चा मेरा है या नहीं है, तो डीएनए टेस्ट को कोर्ट ने अलाउ नहीं करता है। ये एक तरह से माना जाता है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है। आर्टिकल 21 में मीन्स राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का क्या है, एक तरह से वायलेशन माना जा रहा है डीएनए टेस्ट को। देखो एक केस था गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का 1993 में। इसमें ये कहा था कि जो 112 को कभी अगर हमें प्रूव करना है किसी भी चीज़ को, तो वहाँ केवल और केवल नॉन एक्सेस को प्रूव करके ही हम लेजिटिमेसी को ये बता सकते हो कि मेरा बच्चा है या नहीं है। जो ये बायोमेडिकल एविडेंस लाइक ब्लड टेस्ट है, डीएनए है, ये सारे अलाउड नहीं है। गौतम कुमार के केस में क्या कहा गया कि केवल और केवल आपको नॉन एक्सेस ही प्रूव करना पड़ेगा, जिससे ये डिसाइड हो जाएगा कि बच्चा लेजिटिमेट है या नहीं है। ये जो आपके अभी बायोमेडिकल एविडेंसेस है लाइक ब्लड टेस्ट और डीएनए, इनको अलाउड नहीं करती है कोर्ट में। सेम ईयर तुषार राय वर्सेस शुक्ला रॉय का केस 1993 में आता है, जिसमें कोर्ट ये कहती है कि अगर ये सारे एविडेंसेस अवेलेबल है, कौन से बायोमेडिकल अगर एविडेंसेस अवेलेबल हैं, हम इसे एज अ सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेन एविडेंस हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो रही 90s की बात। एक केस हमारे पास आता है जो है किसका, कि नंदलाल वसुदेव बधुवायक वर्सेस लता नंदलाल बधुवायक का केस है। ये 2014 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक गर्ल चाइल्ड है, उसकी मेंटेनेंस की बात आती है सामने, जहाँ वो पर्सन बार बार ये बोल रहा है कि नहीं मैं इसका फादर नहीं हूँ, या ये मेरी लेजिटिमेट बच्चा नहीं है। यहाँ कोर्ट क्या करती है, डीएनए टेस्ट को अलाउड करती है। डीएनए टेस्ट अलाउड करती है। पहला डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है, जिसमें डीएनए रिपोर्ट जो होती है अगेंस्ट हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है कि वो ये आती है रिपोर्ट में कि ये इसका बच्चा नहीं है। वाइफ फिर से बोलते नहीं दूसरा डीएनए टेस्ट, वो दूसरे डीएनए टेस्ट की भी रिपोर्ट क्या आ जाती है, अगेंस्ट आ जाती है कि ये इसका बच्चा नहीं है। तो इस वाले केस में क्या कहा गया था कि डीएनए टेस्ट को अप्लाई मतलब अलाउड किया गया। अभी 2019 का केस है विजय कुमार वर्सेस रेणु का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, डीएनए टेस्ट को अलाउड किया।
इसमें एक माइनर चाइल्ड के रिगार्डिंग क्या था कि क्वेश्चन में था कि ये क्या इसका जो बच्चा है या नहीं है। तो इस केस में बस इतना ही था विजय कुमार से रेणु में कि डीएनए टेस्ट को अलाउड किया गया। नंदलाल वासुदेव आयोग में क्या था, वहाँ 2 डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आती हैं और दोनों ही अगेंस्ट हो जाती हैं। तो इन 2 केसेस में क्या रहा कि डीएनए टेस्ट को अलाउड किया गया। डीएनए टेस्ट तभी अलाउड होगा जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी हो कि वहाँ कोर्ट भी यही ना डिसाइड कर पाए कि ये है क्या, ये चल क्या रहा है सामने उसके, ये क्या इसका बच्चा है या नहीं है। जब एक्सट्रीम सिचुएशन होगी उसके सामने तभी वो क्या करेगा, डीएनए टेस्ट को अलाउड करेगा। तो सेक्शन 112 जो है 2-3 चीज़ों की बात की। सबसे पहले तो मेन क्वेश्चन क्या है कि जो भी बच्चा होगा एक तरह से माना जाएगा कि वो लेजिटिमेट है। यहाँ एक कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो बच्चा लेजिटिमेट है 2 सिचुएशन में। पहली सिचुएशन जब बच्चा ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ मैरिज बर्थ लेता है। दूसरी है कि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विदिन 280 डेज, जब कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है और वो जो मदर है अभी तक क्या है, अनमैरिड है, तब ऐसी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि या ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि ये बच्चा एक लेजिटिमेट सन है या लेजिटिमेट डॉटर, मीन्स लेजिटिमेट ही है, ये माना जाएगा। दूसरी एक्सेप्शन क्या है या दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये हम इस चीज़ को कैसे डिस्प्रूव करेंगे, तो वहाँ मेन जो है वो नॉन एक्सेस की बात ही है। हाँ, कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं जिसमें हम डीएनए टेस्ट को क्या करते हैं, अलाउड कर देते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो में सेक्शन 112 की जो प्रिजम्पशन है रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस सारे क्वेश्चन की जवाब देने की या एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको ताकि मिलती रहें। धन्यवाद।